गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीम्ड इनकम, राइट। डीम्ड इनकम के बारे में बात करेंगे, उसके ऊपर क्या टैक्स वगैरह के क्या रेट हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। कल हमने क्लबिंग ऑफ इनकम वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। देखो, सबसे पहले ना हम ये देखते हैं कि डीम्ड इनकम का मीनिंग ही क्या है। डीम्ड वर्ड जहाँ पर भी आ जाए आपको एक बात याद रखनी है, डीम्ड का मतलब होता है माना, राइट। मीनिंग डीम्ड इनकम मीनिंग मानी हुई इनकम। कहने का मीनिंग ये है कि आपने इसको इनकम नहीं दिखाया था, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश में थे, लेकिन क्या हुआ, निकल कर बाहर बात आ गई और ये इनकम अब आपकी मानी गई, आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड होगी और इस पर जो रेट से टैक्स लगेगा वो भी मैं बाद में डिस्कस करूँगी। ओके, अब एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी डीम्ड इनकम है और उनका मीनिंग क्या है, राइट। सबसे पहले नंबर पर आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम जब हम देखते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई सम क्रेडिट हुआ मिलता है प्रीवियस ईयर में, लेकिन जब हम देखने जाते हैं कि ये जो क्रेडिट हुआ है ये सम ये एक्चुअली आया कहाँ से है, तो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलती है। जहाँ पर ये बात सामने आती है कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलती है, जो भी कैश क्रेडिट हुआ है तो वो इनकम आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाती है अंडर सेक्शन 68 में, आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? सेकेंड नंबर पर आता है अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। इसका सेक्शन रहेगा हमारा सेक्शन नंबर 69। इसमें क्या कहा गया है, कह रहा है कि मान लो कोई एसएससी है, उसने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है और उस इन्वेस्टमेंट के बारे में उसने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ना ही उन ट्रांजैक्शन वगैरह को रिकॉर्ड किया है। तो अगर ऐसा पाया जाता है कि अनरिकॉर्डेड या अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट अगर मिलती हैं तो वहाँ से जो भी इनकम आपकी आएगी वो आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी। इज इट क्लियर? थर्ड नंबर पर आता है अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड मनी। इसका सेक्शन रहेगा सेक्शन 69A, आप नोट डाउन करते जाना। इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर एसएससी ओनर पाया जाता है किसी भी अनरिकॉर्डेड मनी, किसी भी ज्वेलरी वगैरह का या वैल्यूएबल आर्टिकल्स का, राइट, और जब उससे पूछा जाता है कि आप ओनर हो तो आप एक्सप्लेन करिए कि आप कैसे इसके ओनर बने, आपने कहाँ से इनको ख़रीदा है, या फिर आप एक्चुअल में ओनर हो तो कैसे हो। जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो वो ना तो एक्सप्लेन कर पाते हैं उस आंसर को, और अगर वो एक्सप्लेन भी कर पाते हैं तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो ऐसे केस में वो सारी की सारी अनरिकॉर्डेड और अनएक्सप्लेन्ड मनी आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी उस एसएससी की। इज इट क्लियर? फोर्थ नंबर पर आता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका सेक्शन रहेगा आपका 69B। ये क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, नॉट फुली डिस्क्लोज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, जो ओनर है जो इन्वेस्टमेंट उसने की है, उस इन्वेस्टमेंट के बारे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी डिस्क्लोज नहीं कर रखा। इज इट क्लियर? अगर आपसे पूछा भी जा रहा है तब भी आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो या असेसिंग ऑफिसर को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, तो वो वहाँ से भी जो आप इनकम कमा रहे हो वो भी आपकी कौन सी मान ली जाएगी, डीम्ड इनकम। इज इट क्लियर? उसके बाद आता है आपका अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। इसका सेक्शन रहेगा आपका 69C। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि कई बार किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो एसएससी है वो एक्सपेंडिचर तो कर देता है, राइट, वो दिखा तो देता है कि मेरा इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि आखिर आपने ये खर्चा किया क्यों, राइट, ये खर्चा किया क्यों या फिर ये किस पर्पज़ के लिए किया, कितना किया, जब उससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी जो एक्सपेंडिचर उसने बिना काम दिखाया हुआ है वो नहीं माना जाएगा एक्सपेंडिचर, और वो उसकी इनकम मान ली जाएगी और वो इनकम भी आपकी डीम्ड इनकम कही जाएगी। इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट है आपका हुंडी, बोरोवल्स एंड रीपेमेंट। ये कह रहा है कि आपने क्या करा, हुंडीज़ के थ्रू बोरो किया,
राइट। ये पुराने ज़माने में होती थी तो उनके थ्रू आपने बोरो करा, अब आप उनकी रीपेमेंट करते हो। अब आप तो जानबूझ के रीपेमेंट इधर उधर से ऐसे दिखा दो कि हमने वहाँ से बोरो किया था, हम पेमेंट कर रहे हैं, ताकि आपकी वो जो पेमेंट दिख जाए और आपके ऊपर टैक्स ना लगे। लेकिन कानून ये कह रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि अगर आप अकाउंट पे ही चेक के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो तभी वो मानी जाएगी, अदरवाइज अगर किसी और मोड से आप पेमेंट करते हो तो वो पेमेंट नहीं मानी जाएगी और वो जितनी भी पेमेंट आपने दिखाई है वो सारी की सारी आपकी इनकम मान ली जाएगी। और वो इनकम कौन सी होगी? डीम्ड इनकम। इज इट क्लियर? पहले यहाँ तक बताओ, आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करो, अदरवाइज़ फिर मैं आपको टैक्स लगाना बताती हूँ कि इस इनकम पर, डीम्ड इनकम पर कैसे टैक्स लगेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? देखो टैक्स बहुत सिंपल है, आपने क्या करा, डीम्ड इनकम निकाल ली। अब देखो ये वो इनकम है, समझो मेरी बात, ये कौन सी इनकम है? ऐसी इनकम है जो डिपार्टमेंट वालों ने सीधा आपके ऊपर छापा मारा है, समझ रहे हो ना, कि आपने आराम से अपने बेड के नीचे अच्छे खासा अमाउंट डाल रखा था, वो सीधे डिपार्टमेंट वाले घुस गए बेड के नीचे, ओहो ये ऊंचा ऊंचा बेड है, अच्छा अच्छा इतना खजाना, और वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये काला धन निकल कर सामने आ रहा है। तो इस पर जो टैक्स की रेट होगी वो थोड़ी बहुत तो नहीं होगी जो स्लैब रेट से अभी तक आप देते आ रहे हो, राइट। तो इसकी थोड़ी ज़्यादा अमाउंट होगी। तो याद रखना जो भी आपकी डीम्ड इनकम आएगी उसके ऊपर सीधा 60% आपके ऊपर टैक्स लगेगा, प्लस याद रखना सरचार्ज लगेगा ही लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सरचार्ज की कोई रेट है कि इतने लाख से ऊपर होगा तभी होगा, नो नो नो, सीधा 25% से आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगेगा। ये सारी की सारा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा जैसे ही आप डीम्ड इनकम के केस में फंसते हो। बात समझ में आई? तो यहाँ तक फटाफट करो, और अगर किसी को पहले वाले में डाउट हो वो भी आप पूछ लो, आज वाले में डाउट हो तब भी कमेंट करो, मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी कल। ओके बाय बाय, टेक केयर।